नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्रॉप जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं केंचुए की खाद। क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके अंदर एनपीके की मात्रा कितनी होती है और केंचुए के द्वारा ये खाद बनाई जाती है। तो वो जो केंचुए होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, उनमें से कौन सा केंचुआ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के हिसाब से या खेती के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट केंचुआ कौन सा है, फिर कितनी मात्रा में ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो खेत में प्रयुक्त तो किया जाता है, फल में, सब्जियों में या फिर इनमें, उस सारी जानकारी हम आज की इस क्लास में लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो मेन चीज है वो मैं आपको बताऊंगा जहां से हमारे क्वेश्चन बन सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में और आज की इस क्लास में हम इसको कंप्लीटली पढ़ लेंगे जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। कोशिश ये की जाएगी कि हर तरफ से हर टॉपिक को कवर कर लें ताकि कोई भी प्रश्न इससे बाहर ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हम सभी को पता ही है कि वर्म को बोलते हैं केंचुआ। केंचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब क्या करता है केंचुआ जो होता है वो मृदा के अंदर, देखिए केंचुए की खास बात होती है कि वो मृदा को खाता है, मृदा या अवशिष्ट पदार्थों को खाता है और खा के उसके अंदर ही कुदरती देन है कि उसके अंदर जो पाचन क्रिया होती है उसके द्वारा पाचन क्रिया के अंदर ही उसमें कुछ रसायन मिल जाते हैं, आगे बताइए कौन से, और वो जब वेस्ट मटेरियल के रूप में अपना केंचुए का जो बाय प्रोडक्ट है, जो क्या हो रहा था अवशिष्ट पदार्थों को या मृदा को अपने अंदर खा रहा था और बाय प्रोडक्ट अपना निकाल रहा था, तो उसका वो जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए एज ए मैन्योर, एज ए खाद के रूप में कार्य करता है। तो इसीलिए केंचुआ जो है इन अवशिष्ट पदार्थों को खाता है और खाद बनाता है, खाता है खाद बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो खाद बनाया जाता है पाचन क्रिया के द्वारा उस अवशिष्ट पदार्थों को पचा करके उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन है कि केंचुए के द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर, दिख जाएगा यहां पे आपको, ओके, केंचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट पदार्थों को पचाकर तैयार किया गया खाद क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ओके, नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, शायद डालना भूल गए आज। केंचुए के द्वारा कृषि अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनको पचाकर, उनको डाइजेस्ट करके जो खाद तैयार किया जाता है, जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है अच्छी किस्म का, उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन लिखना कि ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था FYM के बारे में, गोबर की खाद के बारे में। ठीक है, तो गोबर की खाद भी हमारे लिए अच्छी रहती है, उसके द्वारा भी हमें NPK मिलते हैं, लेकिन ये जो वर्मी कंपोस्ट जो होता है, इससे जो न्यूट्रिएंट मिलने वाले हैं वो जो खाद गोबर की खाद होती है उससे 8 गुना ज्यादा मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक इसमें एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। इसमें FYM की तुलना में 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज जो है सूक्ष्म जीव हैं जो पाए जाते हैं इसमें, किसकी तुलना में, FYM की तुलना में कितने पाए जाते हैं, 8 गुना अधिक पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना। पहली वर्षा के बाद में जो एक हल्की हल्की सी सुगंध आती है, मिट्टी की खुशबू है ना, मिट्टी की जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, इसमें 8 गुना इसमें अधिक क्या पाए जाते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो है कौन, वर्मी कंपोस्ट जो है वो फसलों के लिए क्या होंगे, गोबर की खाद की तुलना में ये वाला जो है वो अधिक लाभकारी होता है। क्या होता है,
अधिक लाभदायक होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, पेन नहीं चल रहा सही से, आप राइटिंग को ध्यान मत दीजिएगा, आप समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ, है ना। इसमें FIM की तुलना में 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं, इसीलिए ये जो है कौन, वर्मी कंपोस्ट जो है तो गोबर की खाद की तुलना में ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, अच्छे या लाभदायक माने जाते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो उचित परिस्थितियों में, वर्मी कंपोस्ट उचित परिस्थितियों में 60 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। कितने दिन में? 60 दिन में बनकर रेडी हो जाता है, एकदम से टड़ाक टड़ाक टिंटना, एकदम से एंट्री हो जाती है इसकी। ठीक है, 60 दिन में बनकर यह तैयार हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जितने भी खाद वगैरह हैं वो विधि किसने दी थी और वो खाद कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है, उसका प्रभाव कितने दिनों तक होता है और उसमें NPK की मात्रा कितनी है। बस कितने हो गए? 5 पॉइंट हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। 5 पॉइंट आपको अगर अच्छे से याद हैं तो उससे आने वाला कोई सा भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो 60 दिन में अच्छा खासा वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, सड़ गल कर रेडी हो जाता है। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये हम कह रहे हैं कि भाई फसलों के लिए, पौधों के लिए अधिक लाभदायक होता है, जिसमें पहला रीजन तो ये है कि इसमें एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा सामान्य गोबर की खाद की तुलना की मात्रा में 8 गुना ज्यादा होती है। दूसरी बात, इसमें ये जो केंचुए जो होते हैं ना, दिखेगा नीचे आपको, हाँ, और वैसे तो राइटिंग इतनी अच्छी कि वो वैसे ही दिख रही है आपको, है ना। एक बच्चे ने मेरे को बोला था, नहीं बोला था बच्चे ने, नहीं किसी अपने ने ही बोला था खास ने, जो कभी कभी होता है ना कि कुछ वीडियोस देखते रहते हैं अपने, एक तो आप लोग तो वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट, तो लेकिन जरूरी थोड़ी कि इस वीडियो को स्टूडेंट ही देख रहे हैं, इस वीडियो को बहुत सारे देख रहे हैं, मेरे को सीनियर हैं वो भी देख सकते हैं, कोई साथ वाले हैं वो भी देख सकते हैं। तो कभी कभी मजाक के तौर पे बोलो राइटिंग गजब है यार तुम्हारी, है ना। एक दोस्त मेरे को कमेंट कर रहा था, पर्सनली कमेंट कर रहा था, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे, फिर छोड़ू ना उसको। चलिए, केंचुए की हम बात कर रहे हैं, तो केंचुए की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो केंचुआ जब ये खाद बनाता है तो आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन हार्मोन का, हॉर्टिकल्चर में सुना है नाम ऑक्सीजन हार्मोन का। तो ये क्या है, स्त्रावित करता है। और हमें ये अच्छी तरह से पता है हॉर्टिकल्चर में कि भाई ऑक्सीजन हार्मोन फसलों के लिए, पौधे के लिए अच्छा रहता है, वृद्धि के लिए। और ये केंचुआ भाई साहब भी क्या करता है, ये केंचुआ भी हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन स्त्रावित करता है। ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, स्त्रावित करता है। तो इसको नोट डाल कर लेना, जो पौधे की वृद्धि और रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है। जो क्या करता है, पौधे की एक तो वृद्धि को इंप्रूव करेगा, ठीक है, और उसमें रोग रोधक क्षमता को बढ़ाएगा, रोग रोधक क्षमता, डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी जो है उसको बिल्डअप करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो ये भी नोट करते हुए चलना कि केंचुआ, ये आपको लाइन बहुत कम जगह मिलेगी देखने को। तो 3-4 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको लिखा दिए हैं कि इसमें पहली बात, ये तो हम सबको पता है जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आपको जो एग्जाम के दृष्टि से जो ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसमें एक तो एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक पाई जाती है, यही याद कर लो, ठीक है। दूसरी बात, 60 दिन में बनकर यह रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। और तीसरी बात, केंचुआ जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन स्त्रावित करता है। क्या करता है बेटी, ऑक्सीजन हार्मोन स्त्रावित करता है। समझ में आ गया ना, लिख ले कॉपी में, 3 पॉइंट तो लिखा है भाई मैंने। ऑक्सीजन हार्मोन स्त्रावित करता है जो हमारी फसल की या पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, सहायक होता है उनकी वृद्धि में। और सेकंड क्या करता है, उसमें डिजीज रेसिस्टेंसी डेवलप करता है, रोग रोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें न्यूट्रिएंट की बात करते हैं कि एनपीके की मात्रा कितनी कितनी होती है। फिर हम इसमें बात करेंगे कि केंचुए के प्रकार क्या होते हैं। देख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, इसमें एनपीके की मात्रा कितनी होती है। एक
एवरेजन जो हम याद कर सकते हैं वो बता रहा हूं एग्जैक्टली। इसमें होता है 1.2 से 2.5% होता है, इसमें 1.6 से 1.8% होता है, और इसमें 1 से 1.5% होता है पोटेशियम, है ना, एनपीके। लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि वहां पे ऑप्शन में आगे पीछे आएगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप सिंपल याद करिएगा 2.5, 2 और 1.5। 2.5 याद रखो, 0.5 घटा तो 2.5, फिर 0.5 घटाए तो 2, 2 से 0.5 घटाए तो 1.5। ठीक है, इस प्रकार से इसमें एनपीके की मात्रा होती है। लिख लिया। अब हम बात करते हैं केंचुए के प्रकार। केंचुए जो होते हैं वो मुख्यतः देखिए केंचुए को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर कि वो कितनी गहराई में जाकर काम करते हैं, और दूसरा आधार, एक तो देखा था कि कितनी गहराई में काम करते हैं, दूसरा देखा गया है कि वो जो केंचुआ है वो मिट्टी ज्यादा खाता है या कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को ज्यादा खाता है। उसके आधार पर ये जो केंचुए हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। या फिर और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्यतः इसकी जो प्रजातियां हैं वो 3 हैं, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एपिजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? एपिजिक के बारे में। एपिजिक केंचुए क्या होते हैं? तो देखिए एपिजिक केंचुए जो होते हैं वो मृदा के अंदर, एपिजिक केंचुए जो होते हैं मृदा के अंदर 1 मीटर गहराई तक क्या करते हैं? सुरंग बनाते हैं। 1 मीटर गहराई पर रहते हैं। 1 मीटर गहराई पर रहते हैं। और सेकेंड बात, ये क्या करते हैं? कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं। कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं, मतलब 90% तो ये फसल अवशेष खाते हैं, है ना, और 10% ये मृदा को खाते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, हमारी खेती की दृष्टि से या फिर ये खेत की दृष्टि से, फसल की दृष्टि से क्या होते हैं? अच्छे माने जाते हैं। ओके, 1 मीटर की गहराई तक जाते हैं, कृषि अपशिष्टों को अधिक खाते हैं। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम ज्यादातर इन्हीं का प्रयोग लेते हैं। इनकी भी आगे चल के कुछ प्रजातियां हैं। तो वो प्रजातियां कौन कौन सी? जिसमें सबसे पहली प्रजाति है आइसिनिया फोइटिडा, जो हमारे राजस्थान के लिए अच्छी होती है। आइसिनिया फोइटिडा खासकर राजस्थान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, आइसिनिया फोइटिडा। उसके बाद में दूसरी प्रजाति है इसके अंतर्गत फेरेटिमा इलोंगेटा, फेरेटिमा इलोंगेटा। ठीक है, और भी कई सारी प्रजातियां होती हैं जैसे कि पेरेनिप्स ओरोवेंसी, लेकिन इलोंगेटा, लेकिन ये 2 चीजें मैंने एक सेकंड में गलती से लिख दिया, इलोंगेटा। ये 2 प्रजाति खासकर आइसिनिया फोइटिडा जो है इसके बारे में हमारे क्वेश्चन बनता है बेटा, तो आपको याद रखना है। बस इसमें एपिजिक प्रजाति में 2 ही चीज याद रखनी है कि कौन सी प्रजाति राजस्थान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो एपिजिक ही। ठीक है, एपिजिक आता है केंचुआ प्रकार, उसके अंदर कौन सी प्रजाति? आइसिनिया फोइटिडा। और ये कितनी गहराई पर जाकर मृदा को या फिर कितनी गहराई पर रहते हैं? तो 1 मीटर की गहराई पर ये रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड दूसरी जो प्रजाति है वो है हमारी इंडोजिक। इंडोजिक, ये इंडोजिक जो होती है ये क्या होती है? ये मृदा के अंदर सुरंग बनाने का काम करती है। मृदा के अंदर क्या करती है? सुरंग बनाने का काम करती है। इसलिए ये मृदा में 3 मीटर की गहराई, 3 मीटर की गहराई या उससे भी अधिक गहराई पर यह रहती है। तो मृदा के अंदर जो 3 मीटर की गहराई तक जा सकती है, तो एक प्रकार से क्या बन गई? सुरंग बन गई है। और इसीलिए ये क्या होती हैं? अब सुरंग जैसी बन गई है, तो मतलब मृदा के अंदर जल निकास करने में ये उपयोगी होती है। तो यह जो प्रजाति है खासकर ये जल निकास में उपयोगी होती है। किसमें उपयोगी होती है? जल निकास में
उपयोगी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, सो इसके बारे में दो ही चीजें देखो। प्रजाति के बारे में जो सीधा क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि कौन सी केंचुए की प्रजाति कितने मीटर की गहराई पर रहती है, और आपको बस 1 और 3 याद करना है। ये 1 मीटर की गहराई पर रहती है, ये 3 या 3 से अधिक मीटर की गहराई पर रहती है। अब तीसरी प्रजाति जो है कौन सी, एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक। तीसरी जो डायोजिक है वो 1 से 3 के बीच में रहती है, ठीक है। तो 1 या 1 से कम जो है वो तो एपिजिक हो जाएगी, 3 या 3 से ज्यादा जो है वो एंडोजिक, और इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सी हो जाती है, डायोजिक हो जाती है, ठीक है। मैं आगे लिखा दूं, यहाँ पे बोर्ड भर चुका है, तो बस ये गहराई हमें अच्छे से याद रखनी है। दूसरी बात इसके बारे में थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इसमें आइसिनेफोर्टिडा प्रजाति है जो राजस्थान के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, और प्लस ऐसी कौन सी प्रजाति है जो मृदा को कम खाती है और फसल अवशेषों को ज्यादा खाती है। बाकी ये जो प्रजातियां हैं ये क्या करती हैं, मृदा को ज्यादा खाती हैं। अब हमें मृदा को नहीं खिलाना है भाई, है ना। हमें क्या करना है कि खेत के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो फालतू का मटेरियल है, जो कूड़ा कचरा है, उसको हम चाह रहे हैं कि वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा केंचुआ कौन सा होगा, हमारे लिए अच्छा केंचुआ वो होगा जो अपशिष्ट पदार्थों को खा के खाद बना सके, है ना। और ये क्या करता है, ये 90% अपशिष्ट पदार्थों को ही खाता है, सिर्फ 10% मृदा को खाता है, तो ये इसीलिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। फिर तीसरा जो है हमारा वो है डायोजिक। लिख लेते हैं इसको भी छोटा सा यहीं पे, है ना, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, बस एक ही चीज लिखनी है। डायोजिक जो है वो क्या होते हैं, 1 से 3 मीटर की गहराई पर रहते हैं, ठीक है। बस डिस्टेंस ध्यान रखना है, 1 से डेप्थ ध्यान रखना है, 1 से 3 मीटर की गहराई पर रखते हैं। और ये चूंकि हमें पता है 1 से 3 है, तो दोनों के बीच की श्रेणी का कछुआ होता है। सबसे पहली श्रेणी का है एपिजिक, फिर डायोजिक और फिर एंडोजिक, इस प्रकार से आएगा, है ना। एपिजिक 1 से कम, डायोजिक 1 से 3 तक, और 3 से ज्यादा एंडोजिक आ जाएगा। ये तीनों आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा केंचुआ कितना आवश्यक होता है, उसका प्रयोग कितना करना चाहिए। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग। कितनी मात्रा में कितना कितना प्रयोग करना चाहिए। जब हमने गोबर की खाद पढ़ा था तो वहां पे हमें याद रखना है कि लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हम काम में लेते हैं। और जो फल वृक्ष जो होते हैं उनमें गोबर की खाद की बात कर रहा हूं, फल वृक्ष जो होते हैं उनमें 20 से लगभग 10 से 20 kg पर प्लांट काम लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग होता है। एक तो है जैसे कि फसलों में कितना काम लेते हैं, फिर हैं सब्जियों में, और तीसरे हैं फल वृक्षों में। ओके, फसलों की अगर हम बात करते हैं तो फसलों में सामान्यतः फसलों में 5 से 6 टन काम में लिया जाता है। ये लिख लिएगा इसको, 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, क्योंकि फसल में हम क्या करते हैं पूरा हेक्टेयर के हिसाब से नापते हैं। तो 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर हम ये जो है वर्मी कंपोस्ट काम में लेते हैं। सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 टन प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। और फल वृक्षों की अगर हम बात करते हैं तो फल वृक्षों में 5 kg पर प्लांट हम काम में लेते हैं। ये है इनके उपयोग या प्रयोग करने के मान जो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। बस ये चीज है, 5 से 6 टन काम में लेते हैं फसलों में। सब्जियों में 7.5 या फिर 7 बोल सकते हैं, ठीक है, 7 से 8 टन, 5 से 6, 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर। और फल वृक्षों में 5 kg पर प्लांट हम काम में लेते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसी के साथ में दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। जो जो इससे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें क्लियर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हमें बस ये देखना है कि भाई ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन किस प्रकार का आएंगे, है ना। बाकी तो इनके बारे में हम थ्योरेटिकली अगर जाते हैं तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, थ्योरेटिकली में है, ऑलरेडी मैंने ऐप के अंदर नोट्स डाल रखे हैं, वहां पे आप थ्योरेटिकली उनको पढ़ सकते हो।
अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसमें डाउट है या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा है जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, तो आप बेझिझक मुझे भी बता देना, सर ये पॉइंट हमारा मिस हो गया। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं बिल्कुल आपको डेफिनेटली एग्री करूंगा आपके साथ में, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो रह गया है तो उसको भी आप कवर कीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन बन सकते थे इस टॉपिक से वो सारे कवर इसमें कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं खली की खाद के बारे में पढ़ेंगे एक तो, और एक हरी खाद के। तो छोटी छोटी है दोनों, इन दोनों को ही हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर नहीं हो, प्लस दूसरी बात कि हम इनको अलग कर सकते हैं आसानी से, है ना। इन सभी की मैं एक क्लास भी बना सकता था, लेकिन एक क्लास एक तो लंबी हो जाती वो, और दूसरी बात कि सब मिक्स हो जाते हैं। अब आप आराम से गैप देके पढ़ सकते हैं कि भाई सबसे पहली वीडियो में मैंने FIM पढ़ लिया, फिर सेकंड मैंने कंपोस्ट पढ़ लिया, थर्ड में आप अब वर्मी कंपोस्ट पढ़ लिया, अब फोर्थ में हम इसमें हरी खाद और खली की खाद दोनों कवर कर लेंगे। जितनी भी खाद हैं वो सारा कवर हो जाएगा। फिर ये चैप्टर जो है जैविक खेती, जिसमें हम जैविक खाद और जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ते हैं, तो जैविक खाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जैव उर्वरकों के बारे में शुरू करेंगे। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिए, अगर कर लिया हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।